नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की। लेकिन इससे एक ऐसी किताब मत समझिए जो बस अलमारी में रखी है। नहीं, ये तो एक जीता जागता दस्तावेज है। एक ऐसी कहानी जो 100 से भी ज्यादा संशोधनों के साथ लगातार लिखी जा रही है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक 75 साल पुराना दस्तावेज आज के इस तेजी से बदलते भारत के साथ कदम से कदम कैसे मिलाता है। इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारा आज का पूरा विश्लेषण घूमेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी परतों को खोलते हैं। तो देखिए, अपने इस यात्रा को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। हम एक एक करके इन दौरों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हर दौर ने हमारे संविधान को एक नया, कह सकते हैं, एक नया रूप दिया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब भारत एक नया आजाद देश था। उस वक्त की चुनौतियां भी अलग थीं और उन्हीं से निपटने के लिए हमारे संविधान में शुरुआती बदलाव किए गए। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, जमीन का असमान बंटवारा। जमींदारी प्रथा हावी थी। अब इसका हल कैसे हो? तो इसका जवाब मिला पहले ही संवैधानिक संशोधन में। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज की गई, 9वीं अनुसूची बनाई गई। अब ये क्या थी? ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक सुरक्षा कवच था, जिससे भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को अदालती दांव-पेच से बचाकर तेजी से लागू किया जा सके। इसके बाद आया एक और बड़ा बदलाव जिसने भारत के अंदरूनी नक्शे को ही बदल दिया। ये था 7वां संशोधन। फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भाषा और प्रशासन के हिसाब से राज्यों की सीमाएं फिर से खींची गई। जो आज का भारत हम देखते हैं ना, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। और हाँ, इसी संशोधन ने यह भी मुमकिन किया कि 2 या उससे ज्यादा राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट हो सके। तो राज्यों का अंदरूनी ढांचा तो तैयार हो गया। अब चलते हैं अगले दौर में। ये वो दौर था जब भारत की सीमाओं को और मजबूत किया गया और नए इलाकों को भारत का हिस्सा बनाया गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में कहानी कहती है। 1961 में दादरा और नगर हवेली, फिर 1962 में ऑपरेशन विजय के बाद गोवा, दमन और दीव, उसी साल पुडुचेरी भी जुड़ा, और फिर 1975 में सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये भारत के एकीकरण की कहानी के अहम पड़ाव हैं। और बात सिर्फ बाहर से इलाके जोड़ने की नहीं थी। संविधान ने देश के अंदर की आवाज़ों को भी सुना। संशोधनों के जरिए ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया गया। खासकर अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें तो 1962 में नागालैंड को विशेष दर्जा मिला, फिर मेघालय बना और 80 के दशक में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये सब उनकी अलग पहचान को सम्मान देने के लिए जरूरी था। चलिए अब हम चलते हैं भारतीय संविधान के इतिहास के शायद सबसे नाटकीय दौर में। एक ऐसा वक्त जब हमारे संविधान ने बहुत बड़ा तनाव झेला और फिर उसी से एक बड़े सुधार का रास्ता भी निकला। और इस दौर के ठीक बीच में था 42वां संशोधन। इसमें इतने बड़े बदलाव किए गए कि इसे लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक छोटा मोटा संविधान ही कहने लगे। तो क्या थे ये बदलाव? देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर पहली बार नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और साथ ही हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में 3 नए शब्द डाले गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों ने भारत के मूल आदर्शों को एक नई परिभाषा दी। लेकिन जैसा कि होता है, इतने बड़े बदलावों के बाद एक संतुलन बनाने की कोशिश भी हुई और यहीं पर आता है 44वां संशोधन। इसे आप 42वें संशोधन का जवाब भी कह सकते हैं। इसका मकसद था संविधान के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करना। और इसने 2 बहुत ही बड़े सुधार किए। पहला तो ये कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और दूसरा, जो बहुत जरूरी था, कि भविष्य में इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अब इमरजेंसी लगाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। आपातकाल के उस दौर से निकलकर अब हम आते हैं एक ऐसे अध्याय पर जहां कोशिश ये की गई कि लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हों, कि सत्ता सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में सिमटकर न रह जाए बल्कि आम आदमी तक पहुंचे। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 18, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। साल था 1989 और संशोधन था 61, जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। सोचिए, एक झटके में देश के करोड़ों युवा देश की राजनीति में अपनी आवाज बुलंद करने के काबिल हो गए। फिर एक और बड़ी समस्या थी राजनीतिक अस्थिरता। उस दौर में आया राम गया राम की राजनीति बहुत चलती थी। मतलब विधायक चुनाव किसी और पार्टी से जीतते और फिर पाला बदल लेते। इसी को रोकने के लिए 1985 में 52वें संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया।
और फिर आया वो कदम जिसे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में मील का पत्थर माना जाता है। 1992 में हुए 73वें और 74वें संशोधन। इन दो संशोधनों ने गांव में पंचायती राज और शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब अब लोकतंत्र सही मायनों में जमीन तक, गली मोहल्लों तक पहुंच रहा था। तो चलिए अब इस कहानी को लेकर आते हैं 21वीं सदी में। देखते हैं कि हमारे आज के दौर की जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से संविधान ने खुद को कैसे ढाला है। 21वीं सदी ने कई नई चीजें सामने रखीं, जैसे 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। फिर 2016 में आया 101वां संशोधन और देश में लागू हुआ जीएसटी, यानी एक देश एक टैक्स का सपना। 2019 में 130वें संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण आया और सबसे हाल में 2023 में 106वें संशोधन से महिला आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। ये सब दिखाता है कि संविधान वक्त के साथ चल रहा है। इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में शासन को बेहतर बनाने के लिए कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, SC/ST आरक्षण को आगे बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन मनोनयन को खत्म किया गया। और हाँ, राज्यों को ये अधिकार वापस दिया गया कि वे अपनी OBC लिस्ट खुद बना सकें। और ये नंबर 33%, ये हमारे सबसे ताज़ा संवैधानिक संशोधन की कहानी कहता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये कानून संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करता है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो जब भी परिसीमन के बाद लागू होगा, भारतीय राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा। तो 1951 में पहले संशोधन से शुरू हुआ ये सफर 2023 में 126वें संशोधन तक आ पहुंचा है। ये पूरी यात्रा हमें एक ही बात बताती है कि भारत का संविधान सिर्फ स्याही से कागज पर लिखी कुछ बातें नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा ताकत है जो इस देश के साथ साथ सांस लेता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। तो अब एक सवाल भविष्य के लिए। अगर आज 107वां संशोधन लाने की बात हो तो वो कौन सी सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती होनी चाहिए जिससे उसे निपटना चाहिए? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।